मेरे दादाजी दुर्भाग्य से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। डिमेंशिया से ग्रस्त और हफ्ते में कई बार स्ट्रोक का सामना करते हैं। वो होस्पाइस पर हैं और हमारे परिवार ने उनके आखिरी दिनों को स्वीकार कर लिया है। वो अब हम में से किसी को भी पहचान नहीं पाते और हमें साफ दिखता है कि वो अपने आसपास की दुनिया को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे। अब वो ज्यादातर चुप ही रहते हैं और केवल दर्द या किसी बुनियादी जरूरत के समय ही कराहते हैं। मैं अपने दादाजी के बहुत करीब रहती हूँ और नियमित रूप से उनसे मिलने जाती हूँ। हालांकि अब उनके साथ 24/7 एक केयर गिवर रहती है। एक मंगलवार को उनकी केयर गिवर ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं तुरंत आऊं, क्योंकि उन्हें धुएं की गंध आ रही थी और मेरे दादाजी का व्यवहार अजीब हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद ये उनके मृत्यु से ठीक पहले का अंतिम क्षण हो सकता है। मैं तुरंत वहां पहुंची और जैसे ही अंदर घुसी, मेरे चेहरे पर सिगरेट के धुएं की गंध ने वार किया। हमारे घर में हर जगह कैमरे लगे हैं और कोई भी केयर गिवर धूम्रपान नहीं करता। ये गंध किसी पुराने पूल हॉल जैसी थी। और फिर एक बहुत अजीब बात हुई। मेरे दादाजी पूरी तरह से स्पष्ट वाक्य बोल रहे थे, लेकिन वो हमसे नहीं बल्कि किसी जैक से बात कर रहे थे। वो कमरे के एक कोने को देखते हुए वीकेंड की योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रहे थे। लॉन मूवर जिस पर वो काम कर रहे थे, नया पूल जो वो लगवाने वाले थे, मेरी दादी के साथ होने वाली उनकी लड़ाइयाँ। वो ये सब बातें लगातार 20 मिनट तक करते रहे। हमने दादाजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे हम वहां थे ही नहीं। वो कमरे के एक कोने से आंखें ही नहीं हटा पा रहे थे। मेरे लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि जैक एक वास्तविक व्यक्ति था जो लगभग 15 साल पहले मर चुका था। वो मेरे दादाजी का बहनोई था और दोनों बेहद करीब थे। बस यही होता तो शायद इतना डरावना नहीं होता। लेकिन वो गंध, मेरे दादा दादी ने कभी धूम्रपान नहीं किया था, लेकिन जैक एक पक्का चेन स्मोकर था। उसके हाथ में हमेशा सिगरेट ही दिखाई देती थी और उसकी मौत भी फेफड़ों के कैंसर से हुई थी। हमने घर में धुएं की गंध का हर संभव कारण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो गंध सिर्फ उसी कमरे में थी, बाहर या बगल के कमरे में नहीं। 30 मिनट बाद वो सब रुक गया। दादाजी फिर से अस्पष्ट हो गए और वो गंध भी गायब हो गई। ये दादाजी का अंतिम क्षण नहीं था। वो हफ्तों बाद भी हमारे साथ ही हैं और वैसा फिर कभी नहीं हुआ। मैं आत्माओं या पैरानॉर्मल में विश्वास नहीं रखती। मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मुझे विश्वास दिलाए। पर मुझे लगता है कि मेरे दादाजी अभी जीवन और मृत्यु की सीमा पर हैं और शायद वो अपने प्रियजनों से बीच में ही मिल रहे हैं। मैं कुछ समय से अपने पति के बारे में चिंतित थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा। सच कहूं तो अगर हमारा बच्चा ना होता तो शायद मैं उससे कभी संपर्क भी नहीं करती। ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। मेरे पति जेम्स और मैं थोड़ी बहस कर बैठे। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन मैं मानती हूं कि इस बार मैंने बात को ज्यादा ही बढ़ा दिया था। मैंने उसे कुछ कह दिया था और वो वहां से चला गया। ये वाकई अजीब था। वो पहले कभी भी हमारे झगड़ों के बीच से ऐसे अचानक नहीं गया था, और जब उसकी कार ड्राइवे से निकली तो मेरे सीने में एक तेज दर्द उठा। कुछ घंटों बाद मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उस समय मैंने इस विचार को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि वो अभी भी मुझसे नाराज होगा, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और फिर मैंने उसे फोन किया। हर बार मेरा फोन कुछ मिनट तक बजता और फिर वॉइसमेल पर चला जाता। चौथे या 5वें दिन मेरा कॉल सीधे वॉइसमेल पर जाने लगा। मैं अभी भी सोच रही थी कि क्या वो इस बार सच में मुझे छोड़कर चला गया है।
या फिर बस मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन हम शादीशुदा हैं, अब तो हमें ऐसे एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरकार मैंने हार मानकर उसके एक दोस्त को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठा लिया तो मुझे लगा कि जेम्स शायद उसके पास नहीं गया है। हमने कुछ देर बात की और मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अब मैं डर रही हूँ। मेरे पति की मुझे लगभग एक हफ्ते से कोई खबर नहीं मिली थी। उस दोस्त ने भी उसे काफ़ी वक्त से नहीं देखा था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसके कुछ और करीबी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शायद वो मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहा है। यही सोचकर मैंने जेम्स को फिर से फ़ोन करके एक और वॉइसमेल छोड़ा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे नींद भी नहीं आती थी। कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। हर रात मैं जागती रहती, ये सोचकर कि अगर मेरी जिंदगी का प्यार मरा हुआ मिला तो इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। मुझे अपनी बेटी को ये खबर देनी होगी और वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करेगी जितना मैं खुद से करती हूँ। और ये सब एक छोटे से झगड़े की वजह से हुआ। 2 दिन बाद मैंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सच कहूँ तो मैंने इतनी देर इसलिए की क्योंकि हमने झगड़ा किया था। वो एक वयस्क आदमी था। वो खुद का ख्याल रख सकता था। वो 6 फीट से ज़्यादा लंबा और ताकतवर भी था। कोई हमलावर उसे आसानी से नहीं हरा सकता था। अगर कुछ हुआ भी होता तो मुझे पता था कि मैं पहली शक की पात्र बनूंगी। और ये स्वीकार करना कि हमने झगड़ा किया था मुझे और भी संदिग्ध बना देता। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति सच में मर चुका है। इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। एक और हफ्ता बीता और पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। हमारी गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन वो सुरक्षित था और मेरे लिए यही महत्वपूर्ण था। गाड़ियां बदली जा सकती हैं, लेकिन एक पति और पिता नहीं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसे बदलूं। बस अब तक ये सब तो बस एक बैक स्टोरी थी। अब वो वापस आ चुका है और लगभग 1 महीने से हमारे साथ रह रहा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं वास्तव में समझा भी नहीं पा रही कि इसे कैसे बताऊं। मुझे लगता है कि पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो थी उसकी आंखें। अब मैं हर समय उन्हें अपने ऊपर महसूस करती हूँ। यहां तक कि अभी जब मैं ये लिख रही हूं तब भी मुझे उनका एहसास है, जबकि वो घर से बाहर है। ये वो सामान्य एहसास नहीं है जब कोई आपको देख रहा हो, जैसे अगर वो मुझे चेकआउट कर रहा हो या बस देख रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ। ये एक ऐसा एहसास है जैसे वो अपनी आंखों से मेरे अंदर तक देखने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो सिर्फ अपनी नज़रों से मेरी खाल उधेड़ रहा हो। शुरू में मैंने सोचा कि शायद मैं पागल हो रही हूँ या वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन अब मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाती। पहले मैं रात को जेम्स के साथ और समय बिताने के लिए नींद का नाटक करती थी, लेकिन अब मैं उससे दूर होने के लिए नाटक करती हूँ। अगर मैं बर्तन धोने उठती हूँ तो वो भी उठकर मेरे पीछे आ जाता है और पूरी तरह मुझसे चिपक जाता है। मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे सामान्य व्यवहार से इतना अलग है कि मैं ये एहसास नहीं भुला पा रही कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो किसी दिन सर्जरी करा के खुद को मुझसे जोड़ लेगा ताकि मैं उसके और करीब रहूं, या फिर एक रात वो अपने अतिरिक्त अंगों या टेंटिकल्स का पर्दाफाश करेगा और मुझे कभी दूर नहीं जाने देगा। अब तक शुक्र है ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। वो पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। शायद उसका चेहरा ज्यादा उदास दिखता है या वो बस थका हुआ लगता है। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं शपथ लेकर कह सकती हूँ कि कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कि शायद ये उसकी आंखें भी हैं जो मुझे बहुत डरावनी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे अब वो चमकती नहीं है। उसके भावों में कोई जान नहीं है, जैसे वो अपनी आंखों का इस्तेमाल पहले जैसा नहीं करता। अब वो सिर्फ एक बेजान इंसान की तरह मुझे घूरता रहता है।
अब तो मुझे उन पलों की याद आती है जब वो पहले मुझे देखता था। मैं खुशी खुशी एक तिरछी नज़र या गुस्सैल भाव झेल लूंगी, बजाय इस खालीपन के जो अब मुझे रोज मिलता है। वो बहुत चिपकू हो गया है। वो मेरे साथ नहाने लगा है, जो उसने पहले कभी नहीं किया। वो बाथरूम के बाहर बैठकर दरवाजे को खरोंचता है जैसे कोई कुत्ता हो। ये बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि और कपल्स ऐसे होते हैं या नहीं, लेकिन हम कभी नहीं थे और मुझे अब ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी बेटी भी समझ रही है कि कुछ गड़बड़ है। जब जेम्स नहीं देख रहा होता तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखती है। वो भी मुझसे चिपकने लगी है। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि वो अभी क्या महसूस कर रही होगी। वो काफ़ी छोटी है, इसलिए मुझे यकीन नहीं कि वो पूरी तरह समझ पा रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे भी ये सब अजीब लग रहा है। उसका वो प्यार भरा दयालु पिता अब ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो उसे पूरी तरह से जानता ही नहीं। जेम्स ने लौटने के बाद से उसका नाम तक नहीं लिया है। वो दोनों पहले एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे और अब वो हमारी बेटी की तरफ देखता भी नहीं है। और फिर उसकी आधी रात की गतिविधियां। हर रात वो उठता है और बिस्तर छोड़ देता है। मुझे नहीं पता कि ये उसका कोई निश्चित समय है, लेकिन ये हमेशा 1 से 2 बजे के बीच ही होता है। मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि जब वो उठता है तो मैं जाग रही होती हूँ। वो बस उठता है, घर में कहीं चला जाता है, कुछ घंटों बाद वापस आता है, ठीक उसी वक्त जब मैं जागने वाली होती हूँ। 2 रात पहले मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की। मैंने इंतज़ार किया और देखा कि हर रात की तरह वो ठीक उसी वक्त उठा। मैंने थोड़ा और रुकने का फैसला किया। पहले तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई और सीधे उसके पीछे जाना नहीं चाहती थी। मैंने हर सेकंड गिना, उसे कुछ मिनटों का समय दिया। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और पंजों के बल चलकर उसे ढूंढने निकली और मैंने उसे ढूंढ भी लिया। मैंने खुद को हॉलवे में छुपाया और किचन की तरफ झांका। वो वहां खड़ा था, एक उबलते हुए बर्तन के ऊपर झुका हुआ। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था और अब शायद मैं जानना भी नहीं चाहती। मैंने एक और कदम बढ़ाया, बस किचन के फर्श को हल्के से छुआ। एक तेज आवाज हुई और उसने अपना सर मेरी तरफ घुमा दिया, वो भी एक अजीब कोण से। जिस तरीके से वो मुझे देख रहा था, मुझे आश्चर्य है कि उसकी गर्दन कैसे नहीं टूटी। 1 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर भी मेरी तरफ मुड़ गया। काफी अंधेरा था, लेकिन स्टोव की हल्की रोशनी उसकी आंखों में झिलमिला रही थी। आंखें फैलाकर वो मुझे घूर रहा था, हल्का सा मुस्कुरा रहा था। कोई बड़ी या डरावनी मुस्कान नहीं, जैसे हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन इतनी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक धीमा सतर्क कदम मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने एक कदम पीछे हटाया, अपने दोनों पैर हॉलवे में खींच लिए। उसने अब 2 कदम बढ़ाए, वैसे ही धीमे और सजग। मैं खुद को हिला नहीं पा रही थी, जैसे उसने मुझे जमा दिया हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। मेरा पेट मचलने लगा। उसने 3 और कदम बढ़ाए, लेकिन तीसरे कदम पर वो संतुलन खोकर लड़खड़ा गया, लगभग गिरते गिरते बचा। फिर भी उसका पैर बिना आवाज किए फर्श पर पड़ा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और उसने अपने ठंडे बर्फ जैसे हाथ मेरे चेहरे पर रख दिए। उसका स्पर्श नरम था। उसने मेरे गाल को हवा से भी हल्के तरीके से सहलाया और फिर एक किस दिया। फिर वो सीधे खड़ा हो गया, अभी भी उसी बेजान छोटी सी मुस्कान के साथ। और फिर उसने मुझसे कहा, काफी देर हो गई है, चलो वापस बिस्तर पर चली जाओ। मैं उसकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं सोच पाई, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने मुझे घुमाया और पीठ पर थपथपाकर कमरे में भेज दिया। मैं बस अंदर गई और लेट गई। मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपने पति से डर लगता है।
उसने अभी तक मुझ पर या हमारी बेटी पर हिंसा नहीं की है, लेकिन मुझे उसकी क्षमता पर कोई शक भी नहीं है। असल में वो अब झगड़े भी नहीं करता, ना ही मजाक में बहस जैसा कुछ करता है जैसे पहले किया करता था। मैं उसके दोस्तों से फिर संपर्क करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कुछ मदद कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कुछ मदद कर पाएंगे या नहीं। ऐसा महसूस करने में मुझे बुरा लगता है, पर मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। मैं खुद को इस सब के लिए दोषी मानती हूं। अगर वो बेवकूफाना झगड़ा नहीं होता तो शायद मेरा असली पति मेरे पास होता। हमारा बच्चा सुबह सुबह फिर से यही कह रहा था कि उसने रात में नानी को देखा था। मेरी माँ की मौत 32 साल पहले घरेलू हिंसा में हुई थी। उन्हें कई बार चाकू मारा गया था और वहीं पर उनकी मौत हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ हैं और मेरे परिवार पर नजर रख रही हैं। हमारे घर में उनके लिए एक छोटा सा श्राइन है और मैं रोज उनसे बातें करती हूँ। छुट्टियों और खास पारिवारिक डिनर में हम हमेशा उनके लिए टेबल पर एक जगह छोड़ देते हैं। मैं उन्हें रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहती हूँ। हमारा बेटा लगभग 4 साल का है। वो 6 महीने तक हमारे साथ सोता था। फिर हमने उसे उसके कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। वो बच्चा पूरी रात आराम से सोता था। कभी कोई बुरा सपना नहीं आया, ना ही कभी रोकर या चिल्लाकर हमें जगाया। जब वो लगभग 2 साल का था और परिवार के बारे में समझने लगा था, तो मैंने उसे नानी के बारे में बताया, जो इतनी दूर रहती हैं कि वो सिर्फ मेरे सपनों और यादों में आ सकती हैं। उसने मुझे बताया कि जब भी उसे बुरा सपना आता है तो वो नानी को देखता है। उसने कहा कि नानी मेरी तरह दिखती हैं, लेकिन उनके बाल छोटे हैं। मैं अपनी माँ की हूबहू नकल हूँ, लेकिन उनके बाल हमेशा से छोटे थे, जबकि मेरे बाल कमर तक लंबे हैं। मैंने अपने बेटे को अपनी माँ की एक तस्वीर दिखाई और वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि यही वो व्यक्ति थी जिसे वो रात में देखता था। उसने मुझे बताया कि जब भी उसे बुरा सपना आता है, वो नानी को देखकर जागता है। वो हमेशा उसके ऊपर झुकी होती हैं, उसे सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी जब भी पापा नशे में घर आते थे और हिंसक हो जाते थे। उसके ये बताने के बाद मैंने बेबी कैमरा चेक किया और सचमुच वो सही कह रहा था। मैंने देखा, जब भी वो बुरे सपने से जागता तो साफ तौर पर किसी ऐसी चीज को देख रहा होता था जो वहां नहीं होती थी। हमारे बेटे ने हमें बताया कि नानी उससे बात करती हैं। वो उसे बताती हैं कि वो उससे प्यार करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, मेरे पति से प्यार करती हैं। उन्होंने उससे कहा कि जल्द ही वो उन्हें सिर्फ यादों में देख पाएगा, जैसे उसकी माँ देखती है। अब हम बस अपने बेटे से कहते हैं, जब भी वो नानी को देखे हमें ज़रूर बताए, और वो हमें बताता भी है। हम हमेशा कैमरा चेक करते हैं और हर बार यही चीज़ दिखती है। वो बुरे सपने से जागता है, किसी खाली जगह की तरफ देखता है और किसी अदृश्य बात पर सर हिलाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी अजीब नहीं होता। कभी कभी जब मैं अपने पति से अपनी माँ के बारे में बात करती हूँ तो उनकी माला हिल जाती है, जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं होता। हमारे बेटे के खिलौने अचानक से दूसरी जगह पर मिल जाते हैं। कुछ बड़ा नहीं, बस छोटी छोटी चीजें, जैसे फिशर प्राइज की एक गुड़िया जो कार में थी, अचानक घर के अंदर मिली। भले ही हमारा बेटा घर पर ना हो और कोई उसके खिलौने छूता भी ना हो। कभी कभी मेरे पति के ऑफिस के सामान, जैसे पेन जो वो हमेशा अपने कप होल्डर में रखते हैं, जमीन पर पड़े मिलते हैं। कभी कभी मसालों की जगह बदल जाती है, जैसे वो मेरे स्पाइस रैक पर म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हों। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरी माँ है।
जब भी मैं चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, थैंक्स मॉम, आई लव यू टू, क्योंकि मुझे विश्वास है वो मेरी माँ है जो दुनिया के उस पार से भी मुझे अपना प्यार भेज रही हैं।